चलो जी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन सेक्शन 6। वैसे डेफिनेशन तो हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होती है? जिससे क्या हो रहा हो, असेट्स क्रिएट हो रही हो या लाइबिलिटी इनकर हो रही हो। कहाँ पे? आउटसाइड इंडियन रेजिडेंट की आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड वाले की इंडिया के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। और कैपिटल के अलावा सारी क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट के शेड्यूल भी पढ़ लिए हमने। कितने शेड्यूल थे? 3। पहले में क्या था? प्रोहिबिशन, मतलब प्रोहिबिटेड वो तो कर ही नहीं सकते। दूसरे में क्या था? रेस्ट्रिक्शन थी, अप्रूवल लेना पड़ेगा कंसर्न मिनिस्ट्री का। और तीसरा क्या था? 2.5 लाख तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। 2.5 से ऊपर जाओगे तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। 2.5 लाख यूएस डॉलर। और 2.5 लाख यूएस डॉलर है वो कितने टाइम के लिए लिमिट है? ये हर फाइनेंशियल ईयर की क्या है? 2.5 लाख यूएस डॉलर। और हर बंदे की अलग अलग ही लिमिट है। जहां जहां आपको इसको यूटिलाइज करते जाओगे वो लिमिट कम होती रहेगी। चलो जी, लास्ट टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सेक्शन 6। द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड इट्स अपोजिट करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर कंटेन्ड इन क्लॉज ई एंड जे ऑफ सेक्शन 2। The regulation under FEMA apply to a transaction based on whether the transaction is capital और करंट। जब भी FEMA लगाना है तो पहले जज करना पड़ेगा कि ट्रांजेक्शन कैपिटल है या करंट है। These transactions broadly outline the basic and whole approach of the act। ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा हो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मीन्स a transaction which alters the assets or liabilities including contingent liability। एक बार अंडरलाइन कर लो, including contingent liability। सबको पता ही है कंटिंजेंट लायबिलिटी होती क्या है? क्या होती है? बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है। किसी अनसर्टेनिटी है, किसी कंडीशन पे डिपेंड है। अगर वो कंडीशन पूरी होगी तो बन जाएगी, वरना नहीं बनेगी। बनाओगे कोई कंटिंजेंट का एग्जांपल फैमा के अंदर? फैमा के अंदर कैसे लिंक करें? हम्म, हम्म, मजा नहीं आया एग्जांपल में। कुछ मजेदार बनाओ। कंटिंजेंट लायबिलिटी फैमा के अंदर। कोर्ट केस बोल दिया, कोई ऐसे नहीं बोल सकता फॉरेन कोर्ट केस। बाहर भी तो हो सकते हैं केस। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि बाहर से गारंटी दे रखी है, बैंक से क्या ले रखी है? गारंटी ले रखी है। तो गारंटी तभी करोगी जब वो डेटर पे नहीं करेगा, तो वो भी क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो फैमा के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में असेट्स हो या लायबिलिटी हो इंक्लूडिंग कंटिंजेंट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन रेजिडेंट का इंडिया के बाहर क्या हो जाए? असेट क्रिएट हो जाए या लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। लायबिलिटी के अंदर कंटिंजेंट लायबिलिटी भी इंक्लूडेड है। और assets और liability in India of a person resident outside India would be a capital account transaction। कुछ अलग लगा यहाँ पे? कुछ अजीब लगा? यही लाइन डेफिनेशन में। और assets और liabilities in India of a person resident outside India would be a capital account transaction। तो कुछ अजीब है इसमें या नहीं है? इस पूरी पूरी 4 लाइनों में कुछ अलग कुछ दिख रहा हो? ये तो सबको ही पता है, एसेट क्रिएट हो जाए, लायबिलिटी क्रिएट हो जाए। इंडिया वाले की इंडिया के बाहर, बाहर वाले की इंडिया के अंदर, ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। कुछ अजीब है? बाहर वाले के लिए क्या नहीं है? कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं है। देखो इंडिया वाले के लिए क्या लिखा हुआ है? इंडिया वाले की बाहर एसेट क्रिएट हो जाए, लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, चाहे वो कंटिंजेंट ही हो। लेकिन जब बाहर वाले के लिए इंडिया की बात करी ना, वहां पे कंटिंजेंट लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस ट्रांजेक्शन, एनी ट्रांजेक्शन, वो फिर चार्ट फॉर्म में उसे देती है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन इन इंडिया कैन बी कैरिड आउट ओनली टू द एक्सटेंट परमिटेड। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कितनी हो सकती है? जितना परमिट किया गया है। करंट कितनी हो सकती है? करंट के लिए हम क्या बोलते हैं? फ्रीली है, फ्रीली है, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। कैपिटल के लिए क्या बोलते हैं? प्रोहिबिटेड है अनलेस परमिटेड। तो वही कर सकते हो जो परमिटेड है, बाकी सब क्या है? प्रोहिबिटेड है। Capital and current account transactions are intended to be mutually exclusive. A transaction which alter the assets or liability in India of non-resident fall under the category of capital account. However, as far as residents are concerned, transactions which alter the contingent liability outside India are also capital account transaction। तो इंडिया वालों के लिए लाइबिलिटी, असेट या कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी क्रिएट हो रही है तो भी क्या है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है। लेकिन बाहर वाले के लिए ओनली असेट एंड लाइबिलिटी, वहां पे कंटिंजेंट वर्ड यूज नहीं किया गया। वैसे अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन करूं, खाली मैं अगर डेफिनेशन को देखूं, तो मैं ऐसा नहीं मान सकता कि अगर लाइबिलिटी लिखा हुआ है तो लाइबिलिटी में कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी आ जाती है।
वैसे लाइबिलिटी वर्ड के अंदर क्या सारी लाइबिलिटीज नहीं आ गई, एसेट में क्या सारे एसेट्स नहीं आ गए? बोल लो भैया। पानी लगाओ, पूरा दे दो, इधर से ले लो भैया। आ जाओ। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था, डेफिनेशन को देख के क्या खाली एसेट और लाइबिलिटी लिखा हुआ है, तो लाइबिलिटी वर्ड में कंटीजेंट लाइबिलिटी को ले या ना ले? ऊपर जब स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो नीचे भी करा होना चाहिए, अगर नीचे नहीं किया हुआ तो हम क्या मानेंगे, इनके लिए कंटीजेंट लाइबिलिटी नहीं है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो बाहर वाले की अगर इंडिया के अंदर कंटीजेंट लाइबिलिटी बन रही है तो क्या वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है? नहीं है। ठीक है जी। कौन से वाला? रूल ऑफ एडजुस्टम जेनरेस। एडजुस्टम जेनरेस तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन बोल सकता हूँ मैं इसको। ऑब्जेक्ट के हिसाब से चला गया, इंटेंट के हिसाब से चल गया कि अगर उसे इंडिया आउटसाइड वाले के लिए भी कंटीजेंट मेंशन करनी होती तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करता, जब उसने इंडिया वाले के लिए मेंशन कर दिया। जो क्या जो बात मैं बोल रहा हूँ सबको समझ आ रही है? आ रही है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। The RBI may by regulation place restriction on various specified capital account transaction. In simple term, cross-border transaction pertaining to investment, loans, immovable property, transfer of asset are capital account transaction. लेकिन इस लोन में कौन से लोन इंक्लूडेड नहीं है? शॉर्ट टर्म। अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी है तो उसे क्या मानते हैं हम? करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। ठीक है जी। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। क्या लिख दिया इन्होंने? क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फ्रीली नहीं लग रही? यहाँ पे लग रही नहीं लग रही? कह रहे कोई भी बंदा ऑथोराइज पर्सन से पैसे ले सकता है, किसके लिए? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए। भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन को फ्रीली परमिट कर दिया आपने? नहीं जी, इन्होंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। तो पहले हमें सबसेक्शन 2 भी देखना पड़ेगा। सबसेक्शन 2 में क्या लिखा हुआ है? आरबीआई हैड द पावर टू स्पेसिफाई द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन which are permitted and the relevant limits, terms and condition। तो आरबीआई बताएगा क्या कि कौन सी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? परमिटेड है, वो ही परमिटेड है। ठीक है जी। सबसेक्शन 1 को पढ़ा तो क्या लगा कि सारी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या है? फ्रीली कर सकते हो आप। लेकिन जब सबसेक्शन 2 को पढ़ा तो क्या समझ आया? आरबीआई जो बताएगा ना, खाली वही वाली कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते। By Finance Act 2015, power for regulation of capital account transaction for non-debt instrument were transferred to central government। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? By Finance Act 2015, power for regulation of capital account transaction for non-debt instrument were transferred to central government। देखो इंस्ट्रूमेंट दो होते हैं, या तो नॉन डेट या डेट। डेट का मतलब उधार, नॉन डेट का मतलब उधार के अलावा क्या हो सकता है? इक्विटी नहीं हो सकती? इक्विटी होती है ना। तो नॉन डेट का मतलब क्या? इक्विटी। इक्विटी वाले के ऊपर रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और डेट वाले के ऊपर कौन बनाएगा? आरबीआई। ठीक है जी। पहले पावर किसके पास थी? सारी आरबीआई के पास थी, लेकिन अब पावर को डिवाइड कर दिया है, डेट अलग, नॉन डेट अलग। तो नॉन डेट की किसके पास है? सीजी के पास में। आरबीआई कंटिन्यू टू हैव पावर टू रेगुलेट डेट इंस्ट्रूमेंट। द अमेंडमेंट हाउएवर बीन मेड इफेक्टिव फ्रॉम 15 अक्टूबर 2019। नाउ द रेगुलेशन आर एज अंडर। अब नीचे रेगुलेशन बताई हुई है। द आरबीआई में इन कंसल्टेशन विद सीजी। आरबीआई किसके ऊपर गवर्न कर रहा है? डेट या नॉन डेट? आरबीआई डेट के ऊपर। आरबीआई किसके ऊपर? डेट ट्रांजैक्शन के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन डेट। तो आरबीआई किसके ऊपर करेगा? डेट ट्रांजैक्शन के ऊपर। आरबीआई मेन कंसल्टेशन विद सीजी। तो कंसल्ट किससे करेगा? सीजी से कंसल्ट करके। और कंसल्टेशन के साथ वर्ड क्या यूज हुआ है? मे। मतलब आरबीआई की मर्जी है, चाहे तो किससे कंसल्ट कर ले? सीजी से कंसल्ट कर ले, ना करे तो भी चल जाएगा। एनी क्लास और क्लासेस ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट, जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? डेट इंस्ट्रूमेंट। The limit up to which foreign exchange shall be admissible for such transaction। और उन ट्रांजेक्शन के लिए आप कितना फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो, उसके ऊपर लिमिट भी कौन लगाएगा? आरबीआई। लेकिन इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट। एनी कंडीशन विच में बी प्लेस्ड ऑन सच ट्रांजेक्शन। कोई भी कंडीशन लगानी है डेट इंस्ट्रूमेंट पे तो कौन लगाएगा? आरबीआई। और नॉन डेट पे कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी, कहानी यहां तक। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन फ्रीली परमिसिबल नहीं है। उनमें से जो अलाउ करेगा, कौन अलाउ करेगा? अगर डेट है तो आरबीआई, नॉन डेट है तो सीजी। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट आरबीआई और द सीजी शैल नॉट impose, shall not को अंडरलाइन कर लो, shall not impose any restriction on the drawal of foreign exchange for payment due on the account of amortization of loan
और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दो वर्ड आ गए हैं, एक वर्ड है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन का मतलब क्या होता है? खत्म करना। अगर लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, उसके लिए अगर आपको पैसा चाहिए तो उस पे आरबीआई कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा। जब आपने लोन लिया होगा तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन है? डेट ट्रांजेक्शन है। और वैसे क्या कैपिटल है, करंट है? कैपिटल है। तो इसके ऊपर आरबीआई लिमिट्स वगैरह सेट कर सकता है। लेकिन जब आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हो, लोन को अमोर्टाइज कर रहे हो, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन आरबीआई ना सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी नहीं लगा सकता। और दूसरी बात, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मशीन, बाहर वाले बंदे ने इंडिया में मशीनरी खरीद ली, फिर उसके बाद क्या डेप्रिसिएशन में कोई फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व होगा? तो फिर परमिशन किस बात की? डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन एक्सचेंज आएगा तभी तो आरबीआई से बात करोगे ना, तभी तो फैमा लगेगा। जब उसकी खाली डेप्रिसिएशन हो रही है तो काहेगा फैमा? लेकिन ये इस यहाँ पे ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है, बाहर वाले बंदे ने इंडियन शेयर्स में इन्वेस्ट किया, इंडियन शेयर्स में इन्वेस्ट किया, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। भाई उस बाहर वाले बंदे का क्या इंडिया में एसेट है या नहीं है? शेयर्स एसेट्स है या नहीं है? बिल्कुल एसेट, एसेट क्रिएट हो गया। कौन सी ट्रांजेक्शन? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्या डेट है या नॉन डेट है? नॉन डेट पे कौन बनाएगा रेगुलेशन, या कौन? सीजी बनाएगा। आरबीआई अच्छा नॉन डेट, ठीक है, सीजी बनाएगा। तो सीजी, अब उसका एसेट उसने जब खरीदा होगा तो सीजी की पक्का कोई ना कोई रेगुलेशन लग रही होगी कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। लेकिन अब उस एसेट की ना वैल्यू गिर रही है, क्या हो रही है? वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। अब वो है ना, जब डेप्रिशिएट हो रही है उसको बेचना चाहता है, और वो चाहता है बेच के वो पैसा इंडिया के बाहर ले जाए। अब जब वो उनको बेचेगा और पैसे को बाहर ले जाना चाहता है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? वो बेच क्यों रहा है? क्योंकि वो डेप्रिशिएट हो गई है। वो क्या हो गई है? डेप्रिशिएट हो गई है। तो अगर आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए? डेप्रिशिएट हो जाए, और उसको बेच के आप पैसे को बाहर ले जाना चाहते हो, तो बिल्कुल अलाउड है, इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगी। क्लियर है जगह नहीं? ठीक है, तो दो चीजों पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है। कौन कौन सी? अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन एंड दूसरी डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, आप उसको बेच के वो पैसा बाहर ले जाना चाहते हो, आप फ्रीली ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आरबीआई हैज इशूड नोटिफिकेशन, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नीचे आ जाओ। द सीजी में इन कंसल्टेशन विद आरबीआई, सीजी किस पे देखेगा? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो ऊपर वाले तीनों ए बी सी नीचे भी लिख दिए हैं, लेकिन वर्ड चेंज कर दिया है, डेट की जगह क्या आ गया है? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है यहाँ तक? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ये जो थर्ड पॉइंट है इसको कट कर दो, कोई इसकी रेलिवेंस नहीं है। फोर्थ पे आ जाओ सीधा, ये वाला है जी इंपॉर्टेंट। फोर्थ वाला क्या है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था। अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया may hold, own, transfer or invest in foreign currency, foreign security or any movable property situated outside India if such currency, property was acquired, held or owned by such person when he was resident outside India or inherited from a person who was resident outside India। बस ये चार लाइनें हैं, इन्हीं चार लाइनों को नीचे एक्सटेंड करके लिख दिया गया है पॉइंट्स के अंदर। इन चार लाइनों को पढ़ के समझने की कोशिश करो, क्या आपको समझ आ रहा है? वैसे इतनी कोई मुश्किल है नहीं, इन ये सब चीजें अलाउड ही नहीं है, आरबीआई अलाउ कर सकता है बस। अगर वो जो चीजें हैं सिक्योरिटीज है या करेंसी प्रॉपर्टी, तो उसने तब एक्वायर करी तब ओन की जब वो उस कंट्री का, मतलब तब जब वो इंडिया का रेजिडेंट, बिल्कुल या तो उसको अपने पापा से मिली, हाँ तो उसके पापा रेजिडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं कि
मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हूँ, आज क्या हूँ मैं, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, मतलब मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया के बाहर हूँ। इंडिया के बाहर जब था, मैंने इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या फैमा लगेगा? एक बार सब ध्यान से सुनेंगे नींद उड़ा के। मैं इंडिया के बाहर का रेजिडेंट हूँ, मैं इंडिया के बाहर रह रहा हूँ, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हूँ, और इंडिया के बाहर मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, क्या मेरे पे फैमा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैं रेजिडेंट भी बाहर का हूँ, काम भी बाहर ही कर रहा हूँ, तो मेरे पे फैमा नहीं लग रहा। मैं वहां की करेंसी होल्ड करके बैठा हूँ, जब मैं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हूँ, करेंसी होल्ड करी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, फैमा नहीं लगेगा। अब मैं इंडिया में आ गया हूँ, अब मैं कहाँ का रेजिडेंट बन गया हूँ? इंडिया का रेजिडेंट बन गया हूँ, लेकिन ये सारी प्रॉपर्टी मैंने कब खरीदी थी? जब मैं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था। अब अगर मैं इन प्रॉपर्टी को बेचता हूँ, डिस्पोज करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ, या इस करेंसी को इन्वेस्ट करता हूँ, फैमा नहीं लगेगा, फैमा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब कुछ मैंने कब खरीदा था? जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था। दूसरी बात, मेरे को ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टी, ये करेंसी कहाँ से मिली है? इनहेरिट, मतलब फादर से, दादा से इनहेरिट होके मिली है। मेरे फादर दादा क्या थे? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इनको मैं फ्रीली यूज कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई प्रोहिबिशन नहीं। हाँ, इनहेरिट का मतलब क्या होता है? बाय विल के थ्रू आपको मिल गई, मतलब आपके ऊपर भी, गिफ्ट तो कोई भी दे सकता है। इनहेरिटेंस का मतलब मेरे ऊपर वाले जो पीढ़ी है उनसे मेरे को मिल गया। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? आरबीआई वाइड एपी बीआईआर सीरीज सर्कुलर नंबर दिस, आपको सर्कुलर वर्कुलर याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, इनहेरिटेंस। हाँ। हम्म। समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझा आपका। वो तो कंपनीज एक्ट की कंप्लाइंस है ना, ये शेयर्स किसकी कंपनी के, बाहर की कंपनी के, इंडियन कंपनी के? तो बाहर की कंपनी के हैं, तो इस पे कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, वहां के लॉ के हिसाब से वो कंप्लाइंस तो करनी है, वो एक सेपरेट कंप्लाइंस है, उससे फैमा का कोई लेना देना नहीं। एक बात और, मेरे पास पैसे थे बाहर के, जब कब ये पैसे कब होल्ड करे थे मैंने? जब मैं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था। अब मैं इंडियन रेजिडेंट हो गया, इन पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं बाहर ही, क्या मेरे पे फैमा लगेगा? नहीं लगेगा, मेरे पे फैमा नहीं लगेगा। देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है, रेजिडेंट इन इंडिया में होल्ड, मैं चाहूं तो उस करेंसी को होल्ड भी कर सकता हूँ, ओन भी कर सकता हूँ, ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, उसको मैं इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर फैमा नहीं लगेगा, क्योंकि वो मैंने करेंसी कब कमाई थी? जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक कहानी? अब एक सर्कुलर और आ रखा है आरबीआई का, हैज इशूड अ क्लैरिफिकेशन, किस पे क्लैरिफिकेशन दे रहा है? सेक्शन 6 सबसेक्शन 4, यही पढ़ा है जैसे हमने ऊपर वाला। The circular clarified that section 64 of the act cover the following transaction। अब सारी ट्रांजेक्शन लिख दी है यहाँ पे। पहली ट्रांजेक्शन, फॉरेन करेंसी अकाउंट ओपन एंड मेंटेन्ड बाय सच पर्सन व्हेन ही वाज रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मैं इंडिया के बाहर था, मैंने वहां पे एक फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला था, उसमें फॉरेन करेंसी पड़ी है। अब मैं इंडियन रेजिडेंट हो गया हूँ, क्या मेरे पे कुछ ट्रांजेक्शन कुछ लगेगा? फैमा नहीं लगेगा। अब मैं उस करेंसी को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फैमा लगेगा? नहीं लगेगा। Income earned through employment or business or vocation outside India taken up or commenced when such person was resident outside India, or from investment made while such person was resident in India, from gift or inheritance received while such person was a resident outside India। अब जो मेरे को इनकम आ रही है, कहाँ से आ रही है? एम्प्लॉयमेंट से, बिजनेस से। ये एम्प्लॉयमेंट बिजनेस मैंने कहाँ किया है? जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था। मैंने इन्वेस्टमेंट करी थी जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, वहां से मुझे पैसा मिल रहा है, तो भी फैमा नहीं लगेगा। मैंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, कब खरीदे थे? जब मैं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था। अब मैं इंडियन रेजिडेंट हो गया, उस शेयर से मुझे इनकम आ रही है, इनकम आ रही है। अब इस इनकम को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या फैमा लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि ये कौन सी है? जब मैं पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था। फॉरेन एक्सचेंज इंक्लूडिंग एनी इनकम अराइजिंग देयरफॉर एंड कन्वर्जन और रिप्लेसमेंट और एक्रूअल टू द सेम held outside India by a person resident in India acquired by way of inheritance from a person resident outside India। आप बताओगे थर्ड पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? मैं इंडिया में हूँ, लेकिन मेरे पापा कहाँ के हैं? बाहर के थे। उनसे मेरे को क्या मिल गई? फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई। अब उस प्रॉपर्टी पे क्या फैमा लगेगा? उस प्रॉपर्टी से मुझे इनकम हो रही है, क्या फैमा लगेगा? उस प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्या फैमा मिलेगा? जो बेनिफिट मिला उस बेनिफिट को मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या फैमा लगेगा? नहीं लगेगा। ऊपर किसकी बात हो रही थी? मैं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, यहाँ पे किसकी बात हो रही है?
बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। मुझे इनहेरिट कहाँ से हुआ है? एक बाहर के बंदे से। तो उसकी ना कन्वर्जन, अगर मैं उस चीज को कन्वर्ट कराना चाहूँ फैमा नहीं लगेगा, उस चीज को मैं रिप्लेस करना चाहूँ या उस चीज पे एक्रूवल मतलब उस पे कुछ और अर्निंग होती है, फैमा नहीं लगेगा। बात तो एक ही हो रही है, देखो उस 4 लाइनों को क्लैरिफाई कर करके एक एक पॉइंट में लिखा हुआ है। फोर्थ पॉइंट, अ पर्सन रेजिड इन इंडिया मे फ्रीली यूटिलाइज ऑल देयर एलिजिबल एसेट। एलिजिबल एसेट कौन से हैं? यही सारे जो मैंने कब खरीदे थे? जब मैं रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया था, या जो मुझे कहां से मिले हैं? इनहेरिटेंस से। किससे इनहेरिट हुए हैं? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया से। तो एलिजिबल एसेट अब्रॉड एज वेल एज इनकम ऑन सच एसेट और सेल प्रोसीड thereof received after their return to India for making any payment or to make any fresh investment abroad without approval of RBI provided। तो जब भी मेरे को वहां से इनकम हो रही है या वो प्रॉपर्टी मैंने बाहर की बेच दी, वो सारा पैसा मैं बाहर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या फैमा लगेगा? नहीं लगेगा जी। प्रोवाइडेड, प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट एंड एनी सब्सिक्वेंट पेमेंट received thereof therefore are met exclusively out of the fund forming part of eligible asset। अब एक क्वेश्चन आता है, मेरे पास बाहर एक प्रॉपर्टी है 10 करोड़ की। कितने की? 10 करोड़ की। वो मैंने कब खरीदी थी? देखो मेरी तो बस की नहीं है खरीदनी, तो मेरे को इनहेरिट होके मिली है। किससे इनहेरिट होके मिली है? आगे के लिए सोचेंगे, आज नहीं सोचते इतना। अच्छा, तो मुझे कहां से मिली है? इनहेरिट होके मिली है। किससे इनहेरिट हुई है? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऐसा भी कोई पर्सन है नहीं हमारे खानदान में भी जिससे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे को इनहेरिटेंस में मिल जाए। चलो जी, मिल गई एक बार, मानते हैं। अब उस प्रॉपर्टी को मैंने बेचा, कितने रुपए मिले? 10 करोड़। अब मैं बाहर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ 15 करोड़, क्या फैमा लगेगा? 10 करोड़ का मैंने बिल्डिंग बेच दिया बाहर। वो बिल्डिंग कहां से मिली थी? इनहेरिटेंस फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। बेचने के बाद इन्वेस्ट कर रहा हूँ 15 करोड़। अगर मैं खाली 10 करोड़ इन्वेस्ट करता, फैमा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं 15 करोड़ कर रहा हूँ इन्वेस्ट, फैमा लग जाएगा। फैमा लग जाएगा। क्या लिखा हुआ है? प्रोवाइडेड में क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कोई भी पेमेंट आर मेट एक्सक्लूसिवली आउट ऑफ द फंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द एलिजिबल असेट। तो वो मेरे को कहां से करना है जी? एलिजिबल असेट से ही इन्वेस्ट करना है एक्सक्लूसिवली। अगर कहीं और से पैसा आया, फैमा लग जाएगा। एंड द ट्रांजेक्शन इज नॉट इन कंट्रावेंशन टू द एक्सटेंट फैमा प्रोविजन। अगर मैं उसी एलिजिबल एसेट में से इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो फैमा की कोई कंट्रावेंशन नहीं हो रही है। ठीक है जी कहानी। तो मेरे पास, मैं ओन भी कर सकता हूँ, होल्ड भी कर सकता हूँ, ट्रांसफर भी कर सकता हूँ, रिप्लेस भी कर सकता हूँ। कौन सी प्रॉपर्टी? जो मैंने कब खरीदी थी? जब मैं इंडिया के बाहर का रेजिडेंट था। या मुझे कहां से मिली थी? इनहेरिटेंस में मिली थी। किससे मिली है इनहेरिटेंस में? पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इन एसेट पे कोई इनकम भी आ रही है तो उस पे भी फैमा नहीं लगेगा। इस इनकम को मैं इन्वेस्ट भी करना चाहूँ, फैमा नहीं लगेगा। Fifth point, a person resident outside India may hold, own, transfer or invest in Indian currency, security or any immovable property situated in India if such currency, security or property acquired, held or owned by such person when he was resident in India or inherited from a person who was resident in India। दो वर्ड में बोले तो वाइसा वर्सा। फिर फोर्थ का वाइसा वर्सा क्या है? फिर समझ आ गया वाइसा वर्सा? उल्टा हो गया जी। ठीक है जी। 6, किसी को समझ नहीं आ रहा है, सबको समझ आ रहा है? आ रहे आ रहे आ रहे बहुत बढ़िया। चलो जी, 6 पॉइंट, विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन द आरबीआई मे बाय रेगुलेशन prohibit, restrict or regulate establishment in India of a branch, office or other place of business by a person resident outside India for carrying on any activity relating to the branch, office or other place of business। क्या कह रहा है? आरबीआई रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, प्रोहिबिशन लगा सकता है, रेगुलेट कर सकता है। किस चीज को? अगर कोई बाहर का बंदा इंडिया के अंदर क्या करे? ब्रांच खोले, ऑफिस खोले या किसी भी तरह का प्लेस ऑफ बिजनेस खोले। हमने एक चैप्टर पढ़ा था कंपनीज एक्ट में, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया पढ़ा था। क्या कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इंडिया के अंदर ऑफिस खोलती है? नहीं खोलती है। मतलब फॉरेन कंपनी जब वो बनती है, इंडिया में ऑफिस खोलती है, प्लेस ऑफ बिजनेस बनाती है। तो प्लेस ऑफ बिजनेस में आरओसी का तो अप्रूवल चाहिए। क्या साथ में आरबीआई का अप्रूवल लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है? बिल्कुल वहां पे लिखा हुआ है। आप अगर पढ़ोगे तो वहां क्या लिखा हुआ है? अगर आरबीआई का अप्रूवल चाहिए तो आरबीआई का अप्रूवल भी लेना। ठीक है जी। तो इंडिया में अगर कुछ भी खुलेगा तो आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलो जी, अब उस 4 एंड 5 को चार्ट में बना दिया। मतलब 4 एंड 5 एक कॉम्प्लेक्स चीज थी जिसको बार बार ही रिपीट कर रहे हैं, तो इस पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी। 7, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट शैल मीन सच इंस्ट्रूमेंट एज में बी डिटरमाइंड बाय द सीजी इन कंसल्टेशन विद द आरबीआई। कोई रेलेवेंस नहीं है इसकी। हाँ हाँ हाँ, सीजी बताए, सीजी क्या बता देगा? सीजी बोल देगा इक्विटी शेयर डेट इंस्ट्रूमेंट है।
नहीं बोलेगा ना, वही बताएगा सीजीबी। ये वाला पैराग्राफ भी आप छोड़ सकते हो, कुछ भी इसके अंदर नहीं। चलो जी, अब अगले पे आ जाते हैं। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखो, जो अगर मैं बोल रहा हूँ छोड़ सकते हो, तो मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। अगर उसमें कुछ भी पढ़ने लायक होता तो मैं 100% आपको पढ़ाता, क्योंकि मेरे को चाहो तो हम रीड कर सकते हैं, उसमें कुछ मिलेगा नहीं। Capital account transaction is basically split into the following categories under foreign exchange management permissible capital account transaction. तो इनको स्प्लिट किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। पहली क्या है? ट्रांजेक्शन विच आर परमिसिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जो क्या है, परमिसिबल है। किसके लिए? रेजिडेंट इन इंडिया के लिए भी और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए भी। दूसरी क्या है? ट्रांजेक्शन ऑन विच रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी इम्पोज। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी है जिसके ऊपर क्या नहीं लगा सकते, रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और तीसरी क्या है? ट्रांजेक्शन जो क्या है, प्रोहिबिटेड है। मतलब इसमें भी शेड्यूल आ गए हैं जी। कितने शेड्यूल आ गए हैं? शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। फ्रीली है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के लिए, फ्रीली है पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। तो शेड्यूल 1 और 2 में डिफरेंस है। 1 किसकी बात करता है? इंडियन रेजिडेंट। और 2 किसकी बात करता है? बाहर वाले की। किसमें कह रहे हो आप? हाँ, परमिसिबल मतलब अलाउड है। ऑन विच, हाँ मतलब एक ही बात हो गई। ट्रांजेक्शन विच रेस्ट्रिक्शन कैन नॉट बी इम्पोज, सेम ही चीज है। और आप शेड्यूल में भी देखोगे, आपको दूसरे वाला नहीं मिलेगा, पहला ही मिलेगा। अब शेड्यूल 1, परमिसिबल ट्रांजेक्शन। अंडर सबसेक्शन 2 of section 6, RBI has issued FEMA permissible capital account transaction regulation. The regulation specify the list of transaction which are permissible in respect of person resident in India in schedule 1 and the classes of capital account transaction for person resident outside India in schedule 2. 1 में किसके लिए है? रेजिडेंट इन इंडिया। 2 में किसके लिए है? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए परमिसिबल ट्रांजेक्शन। Further, subject to the provision of the act or the rules or regulation or direction or order made or issued thereunder, any person may sell or draw foreign exchange to or from an authorized person for capital account transaction specified in the schedule, provided that the transaction is within the limit, if any, specified in the regulation relevant to the transaction. क्या कह रहा है? आप ये शेड्यूल 1 और 2 वाली ट्रांजेक्शन फ्रीली कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर भी लिमिट अगर कोई लगी हुई है तो वो लिमिट आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है जी। देखो, लिमिट हमने पीछे ही पढ़ी थी अभी। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों के लिए लिमिट है क्या? 2.5 लाख यूएसडी। एलआरएस स्कीम, एलआरएस में पढ़ा था ना, ये 2.5 लाख किसके लिए है? कैपिटल के लिए भी और करंट के लिए भी। देख लो एक बार। नहीं, दोनों के लिए है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए 2.5 लाख यूएस डॉलर की लिमिट। कहाँ लिखा? एक सेकंड, एक सेकंड। ये देख लो 3.24 पे हो आप। Under the LRS scheme, all resident individual, including minors, are allowed to freely remit US dollar 2.5 lakh for any permissible current account transaction or capital account transaction or combination of both. तो 2.5 लाख दोनों के लिए अलाउड। चलो जी, अब आ जाते हैं शेड्यूल 1। द लिस्ट ऑफ परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन मेड बाय, ये परमिसिबल है मतलब ये अलाउड है। बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, किसके लिए है? पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्या कर सकता है? इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, फॉरेन सिक्योरिटीज। क्या आप फॉरेन सिक्योरिटीज खरीद सकते हो? बिल्कुल खरीद सकते हो, परमिसिबल है। क्या कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है? बिल्कुल कैपिटल है, लेकिन ये क्या है? परमिसिबल है। दूसरा, फॉरेन करेंसी लोन, क्या बाहर से लोन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो। एंड अब्रॉड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, रेजिडेंट इन इंडिया बाहर के फॉरेन करेंसी लोन ले सकता है, परमिसिबल है। तीसरी बात, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्या इंडिया के बाहर प्रॉपर्टी खरीद बेच सकते हो? बिल्कुल खरीद बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखते होगे आप, दुबई में इन्वेस्टमेंट का बार बार आता रहता है कि दुबई में प्लॉट खरीदो, लैंड खरीदो, अलाउड है। कार्तिक आर्यन का क्या है? अच्छा, दुबई में जो प्रॉपर्टी का वो है, रियल एस्टेट में। तीसरा, चौथा, गारंटीज इशूड बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इन फेवर ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। क्या इंडियन रेजिडेंट बाहर के लिए गारंटी इशू कर सकता है? ये कौन सी लाइबिलिटी है? कंटिजेंट। तो ये यहाँ पे अलाउड है, परमिसिबल है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड होल्डिंग ऑफ करेंसी, करेंसी नोट। क्या आप इंडिया के बाहर जा रहे हो, इंडिया में अंदर आ रहे हो, आप करेंसी नोट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, इंपोर्ट भी कर सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो, अलाउड है। लोन से ना, मतलब आपको गिफ्ट मिल गया बाहर से फॉरेन करेंसी के अंदर, तो आप उसको इंडिया में ला सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो, परमिसिबल है। लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ऊपर लोन किससे लिया था हमने?
बैंक वगैरह से लिया था, नीचे किससे ले रहे हैं, किसी भी पर्सन, मतलब इंडिविजुअल से भी अगर आप लोन ले रहे हो तो वो भी क्या है, अलाउड है। टेकिंग आउट ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी आउटसाइड इंडिया, क्या इंश्योरेंस ले सकते हैं बाहर से, बिल्कुल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लोन एंड ओवरड्राफ्ट बाय पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, इसमें क्या हुआ, वहां लोन ले रहे थे, यहाँ लोन क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, ये भी अलाउड है। रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया ऑफ अ कैपिटल असेट ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कैपिटल असेट था, उसको बेच के उसका पैसा बाहर ले जा सकते हो, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट वन, अंडरटेकिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब होता है जो अपनी वैल्यू किसी और चीज से डिराइव कर रहा है, उसकी खुद की वैल्यू नहीं है। तो आप इंडिया के बाहर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर सकते हो। जैसे इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसमें क्या होता है, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, वो किसी और चीज से वैल्यू डिराइव कर रहा है। तो इंडिया के बाहर भी आप डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वो बाहर चला गया जॉब के लिए, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया बन गया, मतलब जॉब करने गया, जैसे जॉब करने गया उसी दिन से वो क्या बन गया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। आगे अब जब वो वापसी आएगा वो रेजिडेंट हो जाएगा, जब तक वो नॉन रेजिडेंट था उस टाइम पे अगर उसने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, और जब उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, जब भी उनसे कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, तो अगर वो ट्रांजेक्शन में फैमा में कवर्ड है, दे सकता है, अलाउड। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, करंट में क्या था, अगर फैमिली वगैरह को आप एक्सपेंसेस दे रहे हो, रजिस्टर नहीं करवाना पड़ता उसको कहीं पे भी, खाली जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है कि मेरा स्टेटस क्या है, कि मैं रेजिडेंट हूँ या नॉन रेजिडेंट हूँ। फैमा के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। शेड्यूल 2, द लिस्ट ऑफ परमिसिबल, यहाँ पे भी परमिसिबल की बात हो रही है, किसकी, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की। देखो ऊपर वाले पॉइंट रिपीट हो रहे हैं, लेकिन कुछ पॉइंट एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दैट इज टू से इश्यू ऑफ सिक्योरिटी, क्या इंडियन कंपनीज बाहर वालों से पैसे नहीं लेती, इन्वेस्टमेंट नहीं लेती, बिल्कुल लेती है, अलाउड है। इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन, तो आप बॉडी कॉर्पोरेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, फर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रोप्राइटरी कंसर्न में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कौन इन्वेस्ट कर सकता है, बाहर वाला बंदा, ठीक है जी। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इन इंडिया बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, वो प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है। गारंटी बाय पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, गारंटी भी दे सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकता है करेंसी की, डिपॉजिट भी ले सकता है, फॉरेन करेंसी अकाउंट भी ओपन करवा सकता है, रेमिटेंस भी कर सकता है कैपिटल एसेट की, और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकता है। ये सब क्या है जी, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन फॉर अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसमें से वो देख लेना कौन कौन सी एक्सक्लूडेड है, उनको अलग से लिख लेना। उसका जो ऑफिस है यहाँ पे उसको रेजिडेंट इन इंडिया मान लेंगे, उस ब्रांच को रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे। अगर उस कंपनी की बात करूँ तो वो बाहर की है। गारंटी बाय अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इन फेवर ऑफ और ऑन बिहाफ ऑफ अ पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, तो ये हो गई है जी कंटिंजेंट लायबिलिटी। डेफिनेशन में कंटिंजेंट लायबिलिटी नहीं डाला हुआ, तो अब ये लकूना बोले क्या बोले, पर लॉ मेकर ने ऐसा ही लिखा हुआ है। अब इसको जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी इंटरप्रिटेशन बदल जा रही है कि उस लाइब्रेरी में मैं कंटिंजेंट लाइब्रेरी भी इंक्लूड करूंगा, लेकिन जब डेफिनेशन में इतना स्पेसिफिक लिख रहा है तो क्या मानना चाहिए आपके हिसाब से, आप शेड्यूल मानोगे, सिर्फ गारंटी को कंटिंजेंट लायबिलिटी में इंक्लूड करेंगे, तो गारंटी वाला पार्ट लायबिलिटी वाले उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, बाकी सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होगी। शेड्यूल कभी भी एक्ट से बड़ा नहीं हो सकता, शेड्यूल में फॉर्मेट्स वगैरह हैं या ये डिटेल्स दी हुई है, तो शेड्यूल में अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसको हम हार्मोनियस करके इंटरप्रिटेशन ये बोल सकते हैं कि गारंटी कवर्ड है, और वो भी फ्रीली परमिसिबल है, ठीक है जी। ट्रांजेक्शन विद नो रेस्ट्रिक्शन, दे आर फॉर अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, के पीछे पड़ा था डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना है ना लग सकती है, ना आरबीआई लगा सकता है ना सीजी लगा सकता है, ठीक है जी। प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, लास्ट टॉपिक आ गया जी प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, और ये हो जाएगा उसके बाद में खत्म। चलो जी, ऑन सर्टेन ट्रांजेक्शन द आरबीआई ऑफ इंडिया इम्पोज प्रोहिबिशन। पहला, नो पर्सन शेल अंडरटेक और सेल or draw foreign exchange to or from authorized person for any capital account transaction provided that, सबसे पहले तो क्या लिख दिया, कोई भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के लिए कुछ भी पैसा आप नहीं ले सकते हो, लेकिन पीछे हमने परमिसिबल पढ़ी है उनके लिए ले सकते हो। प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स और रेगुलेशन और डायरेक्शन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल मे ड्रॉ यूएसडी नॉट एक्सीडिंग 2.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर, ये 2.5 लाख कहाँ लिखा हुआ है, एलआरएस स्कीम,
फाइनेंशियल ईयर सच अमाउंट एज डिसाइडेड बाय द आरबीआई फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1। तो 2.5 लाख किसके लिए यूज कर सकते हो आप? वो जो शेड्यूल 1 और 2 हमने पढ़ा है उसके लिए आप यूज कर सकते हो। अब इंडियन रेजिडेंट की बात हो रही है, तो इंडियन रेजिडेंट के लिए शेड्यूल 1 बना है, बाहर वाले के लिए क्या बना है? शेड्यूल 2 बना है। तो इसलिए इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे? खाली शेड्यूल 1। ठीक है जी, कहानी यहाँ तक। एक्सप्लेनेशन, ड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एज पर आइटम नंबर 1 ऑफ शेड्यूल 3 as amended from time to time shall be subsumed within the limit under proviso A above। क्या कहना चाह रहा है एक्सप्लेनेशन? हाँ हाँ, पूछ रहे हैं आपसे। ए समझ आ रहा है? जो प्रोविजो ए लिखा हुआ है ऊपर, तो क्या कह रहा है? ए में मना तो किया है, लेकिन जो 2.5 लाख की लिमिट है उसके हिसाब से शेड्यूल 1 के हिसाब से अलाउड भी किया है साथ में। मतलब सब कुछ मना नहीं है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन वैसी सारी मना है, लेकिन जो शेड्यूल 1 में दी है वो अलाउड है, और वो भी कितने लिमिट के लिए? 2.5 लाख के लिए। हाँ। Second point, where the drawal of foreign exchange by a resident individual for any capital account transaction specified in Schedule 1 exceed US dollar 2.5 lakh per financial year or as decided by RBI, the limit specified in the regulation relevant to the transaction shall apply with respect to such drawal। क्या कह रहा है जी? एक तो US डॉलर 2.5 लाख की लिमिट हो गई, और अगर आरबीआई ने कोई स्पेसिफिक लिमिट लगा दी है तो कौन सी वाली लिमिट को फॉलो करोगे? स्पेसिफिक लिमिट को फॉलो करोगे। 2.5 लाख तो एक ओवरऑल लिमिट है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक लिमिट किसी ट्रांजेक्शन पे लगा दी है तो आपको कौन सी फॉलो करनी है? वो स्पेसिफिक लिमिट आपको फॉलो करनी है। Provided further that no part of the foreign exchange of US dollar 2.5 lakh drawn under proviso A shall be used for remittance directly or indirectly to countries notified as non-cooperative countries and territories by Financial Action Task Force from time to time। तो जो 2.5 लाख है ना, वो आप कहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो? उन कंट्रीज के साथ यूज नहीं कर सकते हो जो कौन सी है? नॉन कोऑपरेटिव। जो इसको किसने बताया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये पूरी वर्ल्ड की एक संगठन है एफएटीएफ, जो किस पे काम करता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग पे काम करता है। अगर इसने कुछ कंट्रीज को बैन कर दिया कि ये कंट्री कौन सी है? नॉन कोऑपरेटिव, ये पूरे वर्ल्ड के साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है, तो अगर आपने 2.5 लाख लिए हैं तो आप उन कंट्री में 2.5 लाख यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल पाकिस्तान हो गई। द पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब सीधा प्रोहिबिशन है किसके लिए? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया के लिए। इन एनी फॉर्म, इन कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरी कंसर्न और एंटिटी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट व्हिच इज एंगेज्ड और प्रपोज टू एंगेज। क्या कह रहा है? कोई भी बाहर का बंदा प्रोहिबिटेड है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता किसके अंदर? ना किसी कंपनी में, ना किसी फर्म में, ना किसी प्रोप्राइटरशिप में, या किसी भी एंटिटी में। हमने भी पीछे शेड्यूल 2 पढ़ा था, वहां पे पढ़ा था इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, यहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ किसी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के लिए मना कर रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक वाली क्या है? प्रोहिबिटेड है। बाकी सारी क्या है? परमिसिबल है, अलाउड है। किसमें मना कर दिया? द बिजनेस ऑफ चिट फंड। तो बाहर का बंदा, इंडियन कंपनी जो किसमें इन्वॉल्व है? चिट फंड में इन्वॉल्व है, उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है जी। अब ये चिट फंड के आगे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार ऑफ चिट और एन ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट मेन, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या पढ़ो? प्रोहिबिशन किस पे है? द बिजनेस ऑफ चिट फंड। दूसरा, एज निधि कंपनी। निधि कंपनी क्या होती है? वही सेविंग, आपकी सेविंग की हैबिट को बढ़ावा देती है। वो कमेटी वाला सिस्टम रहता है, वो भी एक तरीके का चिट फंड है। वहां पे भी बाहर का बंदा उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगा। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज में भी बाहर का बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा। रियल एस्टेट बिजनेस में भी नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउसेज में भी नहीं करेगा। टीडीआर में भी नहीं करेगा, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। क्या वर्ड सुना है कभी टीडीआर? नहीं सुना? आपने देखा होगा जब भी हाईवे वगैरह बनते हैं ना, किसी की जमीन गवर्नमेंट ले लेती है, तो जब गवर्नमेंट ले लेती है ना जमीन, तो या तो आपको पैसे में पे कर देगी कि पैसा ले लो, कहानी खत्म, या फिर आपको राइट दे देती है। कौन सा? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट। आपने सुना होगा दिल्ली के अंदर कई कई जगह पे 4 मंजिल से ऊपर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। तो जब आपका कोई जमीन उन्होंने, गवर्नमेंट ने कब्जा कर ली है, उसके लिए आपको पैसे नहीं मिले हैं, आपको क्या दे दिया? टीडीआर। टीडीआर का मतलब क्या है? आप 4 से ऊपर बना सकते हो। अरे दूसरी जमीन ले ली और उसके बदले क्या मिल गया? टीडीआर। कि आप अपनी दूसरी जमीन पे क्या कर सकते हो? 4 मंजिल से ऊपर बना सकते हो। टीडीआर लिखा हुआ है। टीडीआर क्या है? टीडीआर मींस सर्टिफिकेट इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर पब्लिक पर्पस आइदर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, उनके ले लेते हैं। हाँ, तो उनको या तो पैसे में पे कर देते हैं या टीडीआर दे सकते हैं। इन कंसिडरेशन ऑफ सरेंडर ऑफ लैंड बाय द ओनर विदाउट मॉनेटरी कंपेंसेशन। कोई मॉनेटरी कंपेंसेशन गवर्नमेंट ने नहीं दिया और आपकी लैंड एक्वायर कर लिया, तो उसके बदले में क्या दे देंगे? टीडीआर दे देंगे। और टीडीआर का यूज क्या करोगे आप?
डीलिंग के ऊपर है कि गवर्नमेंट की मर्जी होती है, वैसे तो गवर्नमेंट ही बताती है क्या देंगे, मॉनेटरी कंपेंसेशन देंगे या टीडीआर देंगे, विच आर ट्रांसफरेबल इन पार्ट और होल। और उस टीडीआर को आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो अगर कोई कंपनी टीडीआर के बिजनेस में है, ट्रेडिंग ऑफ टीडीआर, उस कंपनी में बाहर का बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, कहानी यहां तक। सी और डी 2 पॉइंट बचे हैं, दोनों किसके ऊपर है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया शेल अंडरटेक। देखो इससे पिछले वाली किसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाई थी, आउटसाइड इंडिया वाले। आउटसाइड इंडिया वाला क्या नहीं कर सकता, किसी कंपनी में, पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कौन सी वाली, जो चिट फंड में है, जो निधि कंपनी है, प्लांटेशन में है, टीडीआर में है, एग्रीकल्चर में है, रियल एस्टेट में। रियल एस्टेट में भी अलाउड नहीं है। सी पॉइंट, नो पर्सन रेज इन इंडिया, इंडिया का पर्सन शेल अंडरटेक any capital account transaction which is not permissible in terms of order dated this as amended from time to time of the government of India, Ministry of External Affairs, with any person who is a citizen or a resident of a democratic people Republic of Korea, or any entity incorporated or otherwise in Democratic Republic of Korea until further order, unless there is a specific approval from CG to carry on in transaction। इसके ऊपर बस लिख लो, इंडिया का बंदा कोरिया के बंदे के साथ डील नहीं करेगा और कोरिया की किसी भी एंटिटी के साथ भी डील नहीं करेगा। किस चीज में डील नहीं करेगा, जो नोटिफाई करेगी। अब वो नोटिफाई के लिए सर्कुलर लिखा हुआ है, वो सर्कुलर हमें पढ़ाया नहीं जाता और हमें इतना अंदर घुसने की भी जरूरत नहीं। कोई बताएगा कोरिया वाले के साथ क्यों मना किया होगा, क्यों मना किया होगा? चलो पहले डी भी पढ़ लेते हैं, फिर डी में भी ये बात हो रही है। द एक्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ कोरिया और एनी एंटिटी इनकॉर्पोरेटेड इन कोरिया or any existing representative office or other assets possessed in Democratic Republic of Korea by a person resident in India, which is not permissible as amended from time to time, the Government of India, Ministry of External Affairs shall be closed, liquidated, disposed, settled within a period of 180 days from the date of issue of the notification। ये नोटिफिकेशन कब आया है, 21 अप्रैल 2017 को। उससे पहले किसी ने अगर होल्ड कर रखा है तो उसको कितना टाइम दिया है, 180 डेज में आप अपनी सारी चीजें डिस्पोज ऑफ कर दो, सेटल कर लो, उसके बाद आपको अलाउड नहीं है। 2017 में आ गया है, अब नहीं है, मतलब करंट में इसका 180 दिन का कोई रेलेवेंस नहीं है। कोरिया वाले के साथ मना क्यों किया है यार? आपने देखा होगा वो कोरिया वाला जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाता रहता है, न्यूक्लियर, उसमें इन सब चीजों में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे लोग वहां पे पैसा डालें, क्योंकि वो किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, वेपन्स वगैरह को प्रमोट कर रहे हैं, इसीलिए नॉट अलाउड। उनके लिए बढ़िया, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो उनके पास पैसा आ जाएगा, तो हमारे लोगों को अलाउड, और वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए उनको बाहर कर दिया। ठीक है जी, फैमा हो गया है पूरा। फैमा एक अच्छा चैप्टर है जिसकी अच्छी खासी वेटेज आती है एग्जाम में। ठीक है जी, तो ये हो गया जी खत्म, आज की क्लास भी यहीं खत्म।